This video is powered by All-in-One Toolbox. Check description for more information. दोस्तों, क्या आप अपने जियो 4G की स्पीड से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको मिले एक और बेहतर नेटवर्क काफी ज्यादा स्पीड वाला? तो आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूं अपकमिंग टेक्नोलॉजी 5G के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोस्ट केसेस में ऐसा देखते हैं कि जो भी यूजर्स 4G यूज कर रहे होते हैं वो काफी सेटिस्फाइड होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हमारे पास तो बहुत अच्छा नेटवर्क है। अगर हम बात करते हैं डाउनलोडिंग की या कुछ स्ट्रीम करने की तो उनको लगता है कि हाँ, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, ये मेरे पास में जो मैं यूज कर रहा हूँ वो बेस्ट है और उनकी जरूरत के हिसाब से काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही यूजर्स कंप्लेंट भी करते हैं कि नहीं यार, इस एक्टिविटी के लिए ना ये नेट थोड़ा स्लो पड़ रहा है, मेरे घर में जो वाईफाई है वो और तेज है, वहां पे अगर मैं ये काम करूंगा तो और अच्छे से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 4K वीडियो स्ट्रीमिंग की या फिर VR के लिए कुछ वीडियो स्ट्रीम्स की, तो ऐसे में कभी कभी जो है 4G भी मात खा जाता है। सेम चीज थी दोस्तों 3G के साथ में। जब नया नया 3G आया था तो उस टाइम पे हम सोचते थे कि क्या कमाल हो गया है, थर्ड जनरेशन है। लेकिन उस टाइम पे भी कहने को वो 3G था, वीडियो कॉलिंग भी आ गया है, ऐसा कर सकते हैं, इतने मिनट में मूवी डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो हमारी जरूरतों के लिए कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए हम आगे बढ़े और हमने बाद में 4G को फॉर्म किया। सेम चीज 2G GPRS वगैरह के टाइम पे था। तो ऐसे में दोस्तों जो मोबाइल फोन नेटवर्क्स हैं उनमें देखा गया है कि करीब करीब हर 10 साल में आपको एक नई जनरेशन देखने को मिल जाती है। 90s में 2G था, उसके बाद आया 3G, पिछले 5-6 सालों पहले आया दोस्तों 4G या फिर LTE, और अभी 2018 से 2020 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5G। अब यहां पे जो 5G नेटवर्क्स हैं दोस्तों वो 2G 3G 4G सभी से काफी हद तक बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल अलग तरीके से काम करेंगे, और ऐसे में जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो भी बहुत ही कमाल की हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो डिफरेंस दोस्तों वो तो ये है कि जो 5G है उसमें जो आपको फ्रीक्वेंसी बैंड्स मिलेंगे वो बहुत बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे। अभी जो आप कॉमनली सुनते हैं अपने 2G 3G 4G के लिए कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज, 2300 2600 वगैरह, तो यहां पे जो है आप बेसिकली बात कर रहे हैं 1 गीगाहर्ट्ज या 2 गीगाहर्ट्ज की रेंज में। लेकिन अगर बात करते हैं 5G की तो वहां पे दोस्तों हम शुरुआत करते हैं 28 गीगाहर्ट्ज से, उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं 37 गीगाहर्ट्ज, 39 गीगाहर्ट्ज, 42 गीगाहर्ट्ज या फिर 60 गीगाहर्ट्ज तक। और ऐसे में वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको हम कहते हैं मिलीमीटर वेव, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा देते हैं तो उसमें जो आपको वेवलेंथ मिलती है वो कुछ मिलीमीटर्स की होती है। जो रेंज है बेसिकली वो है 10 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक, और इसीलिए हम बात करने वाले हैं कि 5G में हम यूज करेंगे मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी को। अब हम इस टेक्नोलॉजी को क्यों यूज कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको ये बात पता होगी, अगर नहीं पता हो तो आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चलते हैं, अगर आप किसी भी ट्रांसमिशन में किसी भी आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियो नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं कि एक यहाँ पे ट्रांसमीटर है, एक यहाँ पे रिसीवर है, तो ऐसे में उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आप उस केस में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चलेंगे तो आपको एक फायदा मिलेगा, एक नुकसान मिलेगा। जो फायदा मिलेगा वो ये कि आप ज्यादा तेजी से और काफी ज्यादा डेटा एक साथ भेज पाएंगे और जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा आपका फास्ट बन जाएगा। लेकिन जो नुकसान है वो ये कि वहां पे जो आपके कनेक्शन की रेंज है वो इतनी ज्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो सिग्नल है वो ज्यादा ड्रॉप होता है, जो एटेन्यूएशन है या सिग्नल लॉस है वो काफी ज्यादा होता है। और आगे चलकर तो ये भी देखते हैं कि जो आपका सिग्नल है वो हो सकता है सॉलिड वॉल्स के पार भी ना जा पाए। तो यही जो प्रॉब्लम्स है वो है 5G के साथ में करंटली, क्योंकि आप अगर बात करते हैं 28 गीगाहर्ट्ज की, तो ऐसे में अगर बारिश भी हो जाए या अगर कोई हवा में मान लीजिए ह्यूमिडिटी भी है तो उससे भी आपका सिग्नल जो है वो काफी वीक हो सकता है और हो सकता है कि आपको प्रॉपर कवरेज ना मिले। सेम एग्जांपल आप देखते हैं अगर आपके घर में लगा है डिश टीवी या फिर टाटा स्काई या जो भी हम बोलते हैं सेट टॉप बॉक्स वाला सिस्टम, तो ऐसे में जो आपका एंटीना है वो बेसिकली काम करता है नॉर्मली 12 गीगाहर्ट्ज की रेंज में, और वहां पे भी जब बारिश आ जाती है तो आपका सिग्नल जो है वो लॉस हो जाता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम 5G में अलग अलग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों मिलीमीटर वेव की। इसका मतलब जो एंटीना साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि नॉर्मली जो एंटीना होता है वो होता है वेवलेंथ का 1/4। तो अगर वेवलेंथ ही आपकी मान लीजिए 2 मिलीमीटर की है, 3 मिलीमीटर की है, तो ऐसे में जो आपका एंटीना है वो बहुत छोटा होगा। अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, और ऐसे में हम स्मार्टफोन्स में मल्टीपल एंटीनास को यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 के पेयर में, 4 के पेयर में, 8 के पेयर में, 16 के पेयर में, और इसीलिए हम इस सिग्नल स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं नॉर्मल आपके मोबाइल फोन टावर्स की, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े टावर्स हैं जो बहुत सारे एरिया एक साथ कवर करते हैं, उसकी जगह हम छोटे छोटे टावर्स
लगा सकते हैं, बिल्डिंग्स में हम अंदर अंदर तक सब जगह पे आप बड़े आराम से उसकी नेटवर्किंग कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे छोटे छोटे टावर लगाएंगे तो इसी की वजह से आप क्या कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप रीयूज भी कर सकते हैं एडजेसेंट सेल्स में। तो ऐसे में दोस्तों जो आप बात करते हैं दो टावर्स के बीच में कम्युनिकेशन की, तो वहां पे अगर आप यूज करते हैं बीम फॉर्मिंग को, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका सिग्नल है वो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में भेजते हैं, तो वहां पे जो लॉसेस हैं आप उनको और ज्यादा ओवरकम कर सकते हैं। तो यही कुछ 3-4 मेन ड्रॉबैक्स हैं। बेसिकली जो एक मेन ड्रॉबैक है वो तो यही है कि जो लॉस है वो काफी ज्यादा होता है, प्रोपोगेशन ठीक से नहीं हो पाता है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए भी हम काफी सारे तरीके यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक 5G को लेकर दोस्तों कोई भी स्टैंडर्ड सामने नहीं आया है। अगर हम बात करते हैं जैसे 4G की, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है मान लीजिए वो LTE है, या अगर हम बात करते हैं 3G की, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ई वीडियो है या फिर UTMS या फिर HSPA वगैरह है। तो 5G को लेकर भी कोई भी स्टैंडर्ड सामने नहीं आया है। तो स्टैंडर्ड आएगा, उसके बाद में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने अलग अलग इक्विपमेंट्स को बनाएंगे और उसके बाद में ही 5G नेटवर्क को हम देख सकते हैं। लेकिन क्वालकॉम ने कुछ ही दिनों पहले अपना पहला 5G मॉडेम अनाउंस कर दिया स्मार्टफोन्स के लिए, इसका नाम है X50। और ऐसे में क्वालकॉम जो कहता है वो ये कि जो स्पीड्स हैं वो 5 Gbps तक की हो सकती है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। और क्वालकॉम ने ये भी कहा है कि वो कोरिया के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2018 में, वहां पे 5G नेटवर्क्स की टेस्टिंग भी करेगा। अब टेस्टिंग दुनिया भर में चल भी रही है क्योंकि सभी तरह के जो लोग हैं वो अपने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम 5G को यूज कर सकते हैं, कि कहां कहां पे आप क्या क्या फ्रीक्वेंसी को यूज करें, कैसे आप फ्रीक्वेंसी को रीयूज करें, कैसे आप इसको मिक्स कर दें 4G के साथ में। तो केसेस बहुत सारे, लेकिन अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 5G की एप्लीकेशंस की, तो यहां पे जो एप्लीकेशंस है वो कंप्लीटली एंडलेस है। आप जो चाहे जहां चाहे वहां पे 5G को इंप्लीमेंट करके उसको और बेहतर बना सकते हैं। बेसिक एग्जांपल ये रहेगा स्मार्टफोन्स वगैरह के लिए। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल VR गेमिंग की, अगर हम बात करते हैं कि आपको 4K 3D वीडियोस को स्ट्रीम करना हो, तो ऐसे में अगर आपके पास 5G नेटवर्क्स हैं तो आपकी जो नेट की स्पीड है वो तो बहुत तेज हो जाएगी और उसके बाद में आपको लेटेंसी बहुत ही कम मिलेगी। वहां पे मान लीजिए 1 मिलीसेकंड फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद में ये होगा कि आपको कोई भी इस तरह का बीच में लैग या ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, बड़े आराम से कुछ भी एक्टिविटी ऑनलाइन कर पाएंगे। और यही जो कम लेटेंसी है या फिर जो बहुत ही कम रिस्पॉन्स टाइम है, इसी की मदद से हम रिमोट सर्जरीज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है वो कहीं और है, लेकिन वो रिमोट सर्जरी कर सकता है एक पेशेंट की जो कहीं और है, लेकिन जो नेटवर्क है वो बनेगा बेसिकली 5G की मदद से। या फिर अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, डॉक्टर जो है वो रास्ते में अभी पहुंच रहा है हॉस्पिटल, तो वो वहीं पे ही देख सकता है डायरेक्ट पेशेंट की लाइव स्ट्रीम की क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या कुछ चेंजेस हैं, तो वो भी हो पाएगा 5G की मदद से। अगर हम बात करते हैं स्मार्ट ट्रैफिक की या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, तो ऐसे में जितनी भी कार्स हैं सड़कों पे, मान लीजिए कि वो सभी आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं 5G के थ्रू, और उसके बाद में ये है कि वो आपस में डेटा शेयर कर रही हैं ताकि जो कोलिजन्स हैं वो कम से कम रहें, या फिर कौन सी लेन में कितनी गाड़ियां हैं, कैसे क्या ट्रैफिक मैनेज करना है, मतलब तरह तरह की चीजें 5G से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग फैक्ट्रीज की, तो ऐसे में भी जो आपके कंपोनेंट्स है फैक्ट्रीज के, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और वो अगर कोई प्रॉब्लम आया आपके मान लीजिए प्रोडक्शन लाइन में, तो वो अपने आप रेक्टिफाई भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। तरह तरह की इसके अंदर एंडलेस एप्लीकेशन से। अगर हम बात करते हैं रिमोट लर्निंग वगैरह की, क्योंकि करंटली भी जो हम 5G वाली जो वेव्स हैं बेसिकली, जो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, उनको करंटली यूज करते हैं एरोस्पेस में और मिलिट्री ऑपरेशंस में। अभी तक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए इसको हमने यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अगर हम मिलीमीटर वेव को यूज करते हैं, डेफिनेटली वो यूज करेंगे जिससे हमको अच्छी बैंडविड्थ मिले, तो कमाल हो जाएगा। और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल एंडलेस हैं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप 5G को बहुत जल्दी यूज कर पाएंगे। तो फिलहाल इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।